हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सैंपल के आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने पॉपुलेशन और सैंपल के कॉन्सेप्ट को समझा था। पॉपुलेशन एक डिफाइन सेट ऑफ यूनिट्स फॉर द स्टडी और सैंपल is a subset of population which is selected for the study। आज हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन से जो सैंपल सेलेक्ट किया जाता है वो सैंपल सेलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है और पर्टिकुलर सैंपल सेलेक्ट करने के लिए जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं उस टूल को क्या कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं और उस टूल से संबंधित क्या मेजर कॉन्सेप्ट हैं जो हमें एग्जाम में फेस करने पड़ते हैं या हमसे एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हमने सैम्पलिंग प्लान का एक नाम दिया है और उस सैम्पलिंग प्लान के अंतर्गत ही हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को भी इसके अंतर्गत कंसीडर करेंगे, लेकिन उसके पहले सैम्पलिंग और उस सैम्पलिंग से संबंधित जो मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं उन मेजर कॉन्सेप्ट्स को हम जरा वन बाय वन देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और जब हम किसी रिसर्च बुक्स को देखते हैं तो वहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। या तो ये कॉन्सेप्ट हमको दिखलाई नहीं पड़ते उन बुक्स में जो मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं, या फिर अगर ये कॉन्सेप्ट हमको दिख भी जाते हैं तो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि किसको सही माने और किसको गलत माने, क्योंकि अलग अलग बुक्स में उसी कॉन्सेप्ट का मीनिंग अलग अलग तरीके से दिया गया होता है। तो हम सैम्पलिंग प्लान को समझने से पहले एक आइडियल सैंपल क्या होता है जरा उसको हम समझते हैं। सैंपल क्या होता है हम पहले ही जान चुके हैं कि मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन से हमने एक सैंपल सेलेक्ट किया, यानी एक ग्रुप निकाला। ये क्या है हमारा एक सेट है, यानी ये हमारी पॉपुलेशन है और ये क्या है हमारा एक सबसेट है, अर्थात ये हमारा एक सैंपल है। तो ये जिस मेथड से निकलता है उस मेथड्स को ही हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग कहते हैं। अब एक आइडियल सैंपल क्या होता है तो हमें पहले ये जानना है, यानी एक गुड सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्योंकि सैंपल का होना और एक अच्छा सैंपल होना दोनों बातें ही अलग अलग किस्म की मानी जाती हैं। अब अगर हमसे एक अच्छे सैंपल या एक अच्छे न्यायाधीश या प्रतिदर्श की बात की जाएगी तो हम सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं वो कहते हैं कि रैंडम सिलेक्शन हो। रैंडम सिलेक्शन हो अर्थात रैंडमाइजेशन हो उसमें। रैंडमाइजेशन का मतलब है कि फ्री फ्रॉम बायस, अर्थात उसका जो चयन है वो यादृच्छिक ढंग से किया गया हो और उसके चयन में लॉ ऑफ इंटरेस्ट न लागू किया गया हो, लॉ ऑफ चांस पर हो, यानी प्रोबेबिलिटी मेथड्स पर या प्रायिकता के सिद्धांतों पर रिसर्चर ने उसे चुना हो, अपनी पसंद के हिसाब से उसे ना चुना हो। ये पहली चीज है। दूसरी विशेषता है एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात वो अपनी जनसंख्या का उचित प्रतिनिधित्व करता हो
दूसरी ये दो बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं किसी एक अच्छे प्रतिदर्श की। तो पहला है यादृच्छिकरण हो उसमें, दूसरा उसमें उनकी जनसंख्या के गुणों का वास्तविक प्रतिनिधित्व हो, अर्थात एक ऐसा सैंपल जिसमें पॉपुलेशंस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अगर एक ऐसा सैंपल है जिसमें पॉपुलेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स मिसिंग है या बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जनसंख्या की जो सैंपल में नहीं है, तो हम सैंपल तो कह देंगे उसे, लेकिन उसे एक अच्छा सैंपल नहीं कहा जाएगा। तो एक अच्छा सैंपल हम उसे कहेंगे जिसमें जनसंख्या के सभी संभावित विशेषताओं को धारण करने की क्षमता हो या जनसंख्या के सभी संभावित विशेषताओं को वो होल्ड करता हो या धारण करता हो। तीसरी बात जो है स्मॉल सैम्पलिंग एरर, या इसी को हम कह सकते हैं कि मिनिमम एरर। अर्थात उस सैंपल को लेने में जब हमने सैम्पलिंग इस्तेमाल की हो तो उस सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर क्या हो, न्यूनतम हो। इसी को हम रैंडम एरर भी कहते हैं, आगे हम इस टॉपिक को विस्तार से लेंगे। तो तीसरी विशेषता है कि स्मॉल सैम्पलिंग एरर हो यानी मिनिमम एरर हो। चौथी बात है इकोनॉमिकल हो यानी अल्पव्ययी हो। पांचवी बात है प्रोपोर्शनल हो, मतलब एप्रोप्रिएट सैंपल साइज। छठी बात गोल ओरिएंटेड हो, मतलब फुलफिल द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हो, यानी सत्य या वास्तविक सूचना उपलब्ध कराने वाला हो। तो जब भी हम एक अच्छे सैंपल या प्रतिदर्श की बात करेंगे तो उसमें ध्यान रखिए कि ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें जैसे हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनल उचित उसका आकार हो या उसमें व्यक्तियों की संख्या उचित हो। तो अब वो एप्रोप्रिएट सैंपल साइज क्या होगा वो डिपेंड करता है कि वहां पर साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है या जनसंख्या का आकार क्या है, उसके आधार पर ही प्रतिदर्श का आकार निर्धारित किया जाएगा। अब 50 लाख की जनसंख्या है तो उसका उपयुक्त साइज क्या होगा, और 5000 की जनसंख्या है तो उसका एप्रोप्रिएट साइज क्या हो। तो साइज का कोई डेफिनेट पैरामीटर नहीं है, वो रिलेटिवली डिसाइड किया जाता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सैंपल साइज डिटर्मिनेशन होता है। अब सैंपल साइज डिटर्मिनेशन की अपनी एक पूरी स्टैटिक्स है पावर एनालिसिस के अंतर्गत, तो उसको हम आगे की क्लास पर कंसीडर करेंगे। तो जब भी हमसे एक अच्छे प्रतिदर्श की बात की जाएगी तो हम मुख्य रूप से कहेंगे कि एक अच्छा प्रतिदर्श वो है जो यादृच्छिक ढंग से लिया गया हो। दूसरी बात दूसरा वो अपनी जनसंख्या का उचित या 100% प्रतिनिधित्व करता हो या जनसंख्या के गुणों को धारण करता हो। दूसरा उसमें कम से कम प्रतिचयन त्रुटि या सैंपलिंग एरर हो। तीसरी बात उसका आकार उपयुक्त हो जनसंख्या के सापेक्ष, अपनी जनसंख्या के सापेक्ष, लक्ष्य पूर्ण हो या उद्देश्य पूर्ण हो, अर्थात अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता हो। तीसरी बात इकोनॉमिकल हो, अर्थात उसको सेलेक्ट करने में, उसको प्राप्त करने में रिसर्चर का बहुत ज्यादा पैसा या बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो, तो वो कम खर्ची हो, अर्थात आसानी से रिसर्चर को उपलब्ध हो गया हो। प्रोपोर्शनल उसका आकार उपयुक्त हो। तो
तो ये सारी चीजें अगर किसी भी सैंपल में होल्ड होती हैं तो उसे हम एक अच्छा सैंपल मानेंगे। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो ध्यान रखें कि जब भी कई सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक गुड सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स में होल्ड होती है, तो उसमें से ये 3-4 चीजें मेजरली देखना पड़ेगा आपको कि क्या ये सारी चीजें वहां पर हैं। अगर ये सारी चीजें स्टेटमेंट में नहीं है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जिसमें से रैंडमाइजेशन और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल ये बहुत मेजर चीजें हैं। अब हम आते हैं अपने सैम्पलिंग प्लान की ओर और जरा इसको हम समझते हैं। गाइस, हम सभी जानते हैं कि जो सैंपल प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है पॉपुलेशन से। निकलता कहां से है? पॉपुलेशन से है। पॉपुलेशन क्या होती है? डिफाइन होती है। और सैंपल क्या होता है? सेलेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग समझ लें, क्योंकि क्या चीज है सैम्पलिंग, क्या है? सबसे कॉमन टर्म है यहां पर सैम्पलिंग, यानी प्रति दर्शन या प्रतिचयन क्या है, कई बार या न्याय दर्शन भी कहते हैं कहीं कहीं पर इसको। तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग सिंपली अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ए सैंपल, यानी किसी भी सैंपल का चयन प्रक्रिया या चुनने की जो विधि है उसको ही हम क्या कह सकते हैं? सैंपलिंग कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल, तो उसे ही हम सैंपलिंग कहते हैं। अर्थात किसी भी जनसंख्या से प्रतिदर्श के चुनने का जो तरीका होता है या चुनने का जो ढंग होता है या जो तकनीक होती है, तो उस तकनीक को ही हम प्रतिचयन या सैंपलिंग कहते हैं। अब ये जो सैंपलिंग अप्लाई होती है किसी पॉपुलेशन पर, वो डायरेक्टली नहीं है कि भाई पॉपुलेशन हमको मिल गई और हम जाए सीधे सैंपलिंग अप्लाई कर दें। किसी भी पॉपुलेशन से एक अच्छा सैंपल निकालने का एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है, और उस मेथड के बीच में भी कई सारे सब मेथड्स होते हैं। अर्थात एक रिसर्चर को एक वैज्ञानिक ढंग से एक अच्छा प्रतिदर्श किसी भी जनसंख्या से चुनने के लिए किसी सैंपलिंग टेक्निक्स को एप्लीकेबल करने से पहले, अप्लाई करने से पहले कुछ और भी काम करने पड़ते हैं या करने चाहिए। तो हम इस टॉपिक में अब उन्हीं पॉइंट्स का डिस्कशन करने वाले हैं कि किसी भी रिसर्च के अंतर्गत रिसर्चर पॉपुलेशन डिफाइन करने के बाद या पॉपुलेशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद और सैंपलिंग टेक्निक्स को अप्लाई करने के बीच में क्या क्या स्टेप्स करता है या क्या क्या वर्क करता है या क्या क्या एक्शन करता है। तो इसी टॉपिक को हम जो लोग जरा देखते हैं कैसे करते हैं। तो यही हमारा सैंपलिंग प्लान है। अब सैंपलिंग प्लान में सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में ही देखते हैं। सबसे पहले रिसर्चर क्या करता है? सबसे पहले रिसर्चर अपनी एक टारगेट पॉपुलेशन करता है। ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा। रिसर्चर के पास क्या होती है? टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन है क्या? टारगेट पॉपुलेशन को हम कहते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट या क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? अब टारगेट पॉपुलेशन के बाद रिसर्चर क्या निकालता है यहां से? स्टडी पॉपुलेशन।
टारगेट पॉपुलेशन से क्या मिलती है? उसको स्टडी पॉपुलेशन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेसिबल पॉपुलेशन। एक्सेसिबल पॉपुलेशन यानी ये क्या कर दिया उसने, लिमिटेड एज अ स्टेट एरिया या रीजन, वहां पर उसने कर दिया। अब टारगेट पॉपुलेशन से उसने आइडेंटिफाई किया अपनी स्टडी पॉपुलेशन या एक्सेसिबल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद उसे क्या करना होता है, अब इसके बाद उसे सैम्पलिंग यूनिट्स करनी होती हैं, आइडेंटिफाई करनी होती हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स आइडेंटिफाई करता है। सैम्पलिंग यूनिट्स के बाद फिर वो आइडेंटिफाई करता है, बनाता है सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम के बाद वो डिसाइड करता है सैंपल साइज, सैंपल साइज के बाद जो चीजें डिफाइन होती हैं, उसको एक के नीचे, सैंपल साइज के बाद जो चीज आती है वो होता है सैम्पलिंग स्कीम। और फिर सैम्पलिंग स्कीम के बाद आता है सैम्पलिंग टेक्निक। और सैम्पलिंग टेक्निक के बाद ही एक्चुअल में रिसर्चर को सैंपल मिलता है। तो ये ग्राफ जो है इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक रिसर्चर को अपनी रिसर्च में पॉपुलेशन से सैंपल वन टाइम्स में या बड़ा इजीली या बहुत क्विकली नहीं प्राप्त होता है। किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल लेने का अपना एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, और वो साइंटिफिक प्रोसीजर में केवल पॉपुलेशन और सैंपल के बीच केवल सैंपलिंग टेक्निक्स ही काम नहीं करती है, बल्कि अगर रिसर्चर इस पूरे प्रॉपर चैनल को फॉलो करेगा या पूरा साइंटिफिक वे इस्तेमाल करता है, तभी उसे एक गुड सैंपल अचीव्ड होगा या उसको एक्वायर्ड होगा या प्राप्त होगा। तो अब यहां पर ये जितने भी कॉन्सेप्ट लिखे हैं इनको समझना है, क्योंकि इनसे संबंधित सीधे सीधे हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके पैरेलल भी बहुत सारे शब्द हैं जिनकी चर्चा हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। लेकिन अभी जितनी चीजें हमारे सामने लिखी हैं हम उनको एक एक को जरा समझते हैं। तो टारगेट पॉपुलेशन का मीनिंग आप लोग समझ चुके हैं पहले की क्लास में। एक्सेसिबल पॉपुलेशन या स्टडी पॉपुलेशन क्या होती है, एक तरीके के टारगेट पॉपुलेशन का सबसेट होती है। जब हम किसी भी टारगेट पॉपुलेशंस को जियोग्राफिकल बेसिस पर या उसको स्टेट या शहर या सिटी या रीजन के बेसिस पर लिमिट कर देते हैं तो वो हमारी स्टडी पॉपुलेशन बन जाती है। अब स्टडी पॉपुलेशन से सबसे पहले रिसर्चर को क्या करना होता है, सैम्पलिंग यूनिट्स आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। यहाँ पर यूनिट्स है यानी प्रतिचयन इकाइयां या सैंपल यूनिट्स, सैम्पलिंग यूनिट्स भी कह सकते हैं और सैम्पलिंग यूनिट्स भी कह सकते हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होती हैं, जरा इसको समझिए। सैम्पलिंग यूनिट्स होती क्या है कि जब हमने अपनी एक अध्ययन जनसंख्या निर्धारित कर ली तो जाहिर सी बात है उस अध्ययन जनसंख्या में बहुत सारी इकाइयां होंगी। अब वो जनसंख्या या तो काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी। सोशल साइंस रिसर्च में हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम काउंटेबल पॉपुलेशंस की बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जो जनसंख्या हमारी है यहाँ पर, जो स्टडी पॉपुलेशन है, जब हमने लिमिट किया तो लिमिट करने के बाद हमें उनका नंबर ऑफ यूनिट्स पता करना है।
और उसी नंबर ऑफ यूनिट्स को पता करने का जो प्रोसीजर है वो है सैंपलिंग यूनिट्स। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है सैंपलिंग यूनिट्स और सैंपलिंग फ्रेम को लेकर के, और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सैंपलिंग यूनिट्स का मतलब क्या है? देखिए कि किसी भी जो हमारी स्टडी पॉपुलेशन होती है, जिसमें जो भी लोग, मान लीजिए कि हमारी जो स्टडी है, हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है, एक उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे वो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं। एक उदाहरण के तौर पर हमारी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा क्या है? प्रोस्पेक्टिव टीचर्स यानी भावी शिक्षक है। अब भावी शिक्षक का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो हमारे बीएड स्टूडेंट हैं, या जो हमारे एमएड स्टूडेंट हैं, या जो हमारे बीटीसी स्टूडेंट हैं वगैरह, या डीएलएड या बीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो है। लेकिन जब हमने उसको लिमिट कर दिया, अब हमारे क्या है, अब हमने उसको यूनिवर्सिटी वाइज कर दिया। हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो सीएसजेएम बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ये हमारी क्या है? एक्सेसिबल पॉपुलेशन, क्योंकि बीएड एमएड बीटीसी के विद्यार्थी तो पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में भी, पूरे हर विश्वविद्यालय में भी, हमने उसको विश्वविद्यालय संस्थान के जियोग्राफिकल बेसिस पर लिमिट कर दिया। हमने उसको इंस्टीट्यूशंस बेसिस पर हमने कहा कि सीएसजीएम बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट। अब हमने प्रोस्पेक्टिव टीचर्स किसके लिए, यानी बीएड सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के भी, बीएड सेकेंड ईयर के, और वो भी छतरपुर सीएसजीएम यूनिवर्सिटी के। तो ये हमारी क्या है? हमारी है वही स्टडी पॉपुलेशन। तो हमने टारगेट पॉपुलेशन अपनी डिफाइन की, फिर हमने स्टडी पॉपुलेशंस को डिफाइन किया। या यहाँ पर यहाँ पर ध्यान रखें कि ये क्योंकि पॉपुलेशन है तो हमें इसको डिफाइन ही करना है। अब सीएसजीएम यूनिवर्सिटी में बीएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, हम उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो फिट हैं और अवेलेबल हैं। तो अगर हमें सैंपलिंग यूनिट्स की बात की जाए तो सैंपलिंग यूनिट्स का मतलब है कि लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल एंड फिट यूनिट्स, list of all available and fit units of a population। अर्थात किसी भी जनसंख्या की जो योग्य एवं उपलब्ध इकाई होती हैं, किसी भी जनसंख्या की जो उपलब्ध एवं योग्य यानी फिट या सुटेबल यूनिट्स होती हैं, उनकी सूची को या उनके समूह को ही हम सैंपलिंग यूनिट्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अब हमारी जो हमारी जो स्टडी पॉपुलेशंस थी वो बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएसजीएम यूनिवर्सिटी थे, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे वो स्टूडेंट्स भाग लेना नहीं चाहेंगे या आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट्स नहीं करना चाहेंगे, या वो अनअवेलेबल होंगे। बट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन वो बीमार हैं या आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ फील्ड हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, इनरोल्ड तो हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं है इस समय अध्ययन में भाग लेंगे। तो जो वर्तमान में उपलब्ध एवं उपयुक्त इकाइयां होती हैं किसी भी जनसंख्या की, उसको ही हम प्रतिशयन इकाइयां कहते हैं। तो किसी भी स्टडी पॉपुलेशन की वर्तमान में उपलब्ध एवं योग्य इकाइयों का समूह या उनकी जो सूची है उसे ही हम सैंपलिंग यूनिट्स कहते हैं, और उस समूह का जो एक यूनिट होगा उसे ही हम सैंपलिंग यूनिट्स कहेंगे। तो यूनिट एंड यूनिट्स में जब यूनिट्स की बात होगी तो लिस्ट की बात होगी, और जब केवल यूनिट की बात होगी तो एक सिंगल इंडिविजुअल्स की बात होगी। तो अगर किसी पॉपुलेशन का अवेलेबल एंड फिट इंडिविजुअल यूनिट होगा तो उसे हम सैंपलिंग यूनिट कहेंगे।
लेकिन जब ऐसे सभी इंडिविजुअल्स की बात होगी तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग यूनिट्स कहते हैं। अब जब सैंपलिंग यूनिट्स डिफाइन हो जाती है तो सैंपलिंग यूनिट्स को हमें क्या करना पड़ता है, एक्यूमुलेट करना पड़ता है। भाई हमने वो एक्यूमुलेट है, एक्यूमुलेट क्यों करना है, क्योंकि वो जिगजैग है, ना तो अल्फाबेटिकली या लॉजिकली वो अरेंज्ड नहीं है, सीरियल ऑर्डर में नहीं है, केवल हमने अभी केवल उनकी पहचान की है, उनकी हमने क्या की है, पहचान की है यहाँ पर, या उनका आइडेंटिफिकेशन किया है। अब हम जब को हमें सैंपलिंग यूनिट्स प्राप्त हो जाती है तो फिर हम सैंपलिंग यूनिट्स को क्या करते हैं, तार्किक ढंग से न्यूमेरिकली हम उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, सीरियल नंबर उसको देते हैं, यानी उसको ऑर्डराइज करते हैं, एक तरीके से हम लॉजिकली अरेंज करते हैं। तो एक तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि सैंपलिंग फ्रेम क्या है, तो हम कहेंगे कि सैंपलिंग फ्रेम है ए लिस्ट ऑफ all sampling units in the population। तो सैंपलिंग यूनिट से हमें क्या मिला, सैंपलिंग फ्रेम मिला। जब हम किसी भी जनसंख्या की सभी सैंपलिंग यूनिट को या सैंपलिंग यूनिट्स को तार्किक ढंग से हायरार्किकली अरेंज कर लेते हैं या उनको व्यवस्थित कर लेते हैं, तो उस तरह की जो एक सूची होती है, जो इंडेक्स होती है, जो एरिया बन के आता है, जो डिजाइन बन के आता है, उसे ही हम सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। ध्यान रखिए कि रिसर्च में सैंपलिंग फ्रेम का बहुत महत्व है। पर्टिकुलर जब हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं तो वहां पर तो बहुत ही महत्व होता है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि सैंपलिंग फ्रेम जरूरी क्यों होता है, तो दो बातों के लिए जरूरी होता है। क्योंकि जब हम सैंपलिंग फ्रेम करते हैं तो उसी से हमें साइज ऑफ पॉपुलेशन पता चलता है, अर्थात हमें जो कैपिटल एन होता है वो यहीं से सैंपलिंग फ्रेम से पता चल जाता है। स्मॉल एन तो सैंपल साइज होता है, लेकिन कैपिटल एन जिसे ग्रीक में कहते हैं उसी सैंपल फ्रेम से ही पता चलता है। तो दो बातों के लिए हमें सैंपलिंग फ्रेम डिजाइन करना होता है। पहली चीज, सैंपलिंग फ्रेम के द्वारा ही किसी भी जनसंख्या की समस्त योग इकाइयों की पहचान होती है, और जब हम सैंपलिंग फ्रेम करते हैं तो हमें रैंडम सैंपलिंग करने में आसानी होती है। अर्थात उसका दूसरा जो औचित्य है सैंपलिंग फ्रेम का वो ये है कि सैंपलिंग फ्रेम के कारण ही किसी भी पॉपुलेशंस की जो सभी इकाइयां हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एज सिलेक्शंस की, क्योंकि जब हमें एन पता होता है तो हमें प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होती है। तो दो बातें जरूरी होती हैं, दो बातों की वजह से हम सैंपलिंग फ्रेम डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। पहली चीज, किसी भी जनसंख्या की सभी इकाइयों की पहचान के लिए, और दूसरा सैंपल सिलेक्शंस के समय किसी भी पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई के इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, उनके एक समान चुने जाने की संभावना को बरकरार रखने के लिए। क्योंकि अगर हम उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें मिसिंग हो जाए, तब किसी इकाई के चयन की संभावना छूट जाए, तो फिर जो प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो क्या है सैंपलिंग फ्रेम, क्या है, लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स है। अब ध्यान रखिए कि किसी भी सैंपल का जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन ना तो टारगेट पॉपुलेशन से होता है ना स्टडी पॉपुलेशन से होता है। सैंपल जो सिलेक्शन होता है वो होता है सैंपलिंग फ्रेम। अर्थात क्या है सैंपलिंग फ्रेम, a list of all sampling units in the population which the sample is drawn। जहां से सैंपल का चुनाव होता है। तो ध्यान रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि सैंपलिंग फ्रेम की उपयोगिता क्या होती है या उसका महत्व क्या है, तो सैंपलिंग फ्रेम की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है, या सबसे बड़ा इसका योगदान ये है कि किसी भी शोध में जो प्रतिदर्श मिलता है शोधकर्ता को, वो प्रतिदर्श सैंपलिंग फ्रेम से ही प्राप्त होता है। अब सैंपलिंग एक अच्छा सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं।
तो एक अच्छा सैंपलिंग फ्रेम क्या है? एक अच्छा सैंपलिंग फ्रेम वो है जिसमें सैंपलिंग यूनिट्स क्या हो, लॉजिकली अरेंज्ड हो। दूसरी बात, एक अच्छा सैंपलिंग फ्रेम वो है जिसमें वही सैंपलिंग यूनिट्स हों जो शोध में, जो वर्तमान में उपलब्ध हों और पार्टिसिपेट करने की इच्छुक हो या शोध में भाग लेने की इच्छुक। पहले ध्यान रखें, योग्य एवं उपयुक्त इकाइयां ये हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भाग में लेने की इच्छुक ना हो, तो इसमें से कुछ चीजें मिसिंग हो सकती है। अर्थात अगर हम कह दें तो मान लीजिए ये क्या है, हमारी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, अब उस पॉपुलेशन से हो सकता है कि हमारा ये सैंपलिंग यूनिट्स बने, ठीक है, और हो सकता है कि उस सैंपलिंग यूनिट्स से जो सैंपलिंग फ्रेम है वो इतना हो जाए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर क्या हो जाए, मिसिंग कर जाए या उसको रिजेक्ट कर जाए या अपने आप को रिफ्यूज कर जाए। तो एक अच्छा सैंपलिंग फ्रेम क्या है? एक अच्छा सैंपलिंग फ्रेम वो है जिसकी सैंपल यूनिट्स क्या हो, लॉजिकली अरेंज्ड हो। दूसरा, उस सैंपलिंग फ्रेम में जितनी भी सैंपलिंग यूनिट्स है वो शोध प्रेजेंट में अवेलेबल है और रिसर्च में या स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है। दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पर आपको कि वो सैंपलिंग फ्रेम में जितनी भी यूनिट्स है, हर यूनिट सिंगल रिप्रेजेंटेटिव है, अर्थात एक ही बार है। ऐसा नहीं कि रिपीटिशन किसी का है, कोई 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, क्योंकि वो एक सूची है, तो उस सूची में हर व्यक्ति का या हर इकाई का एक ही बार नाम हो। तो फिर चौथी बात है कि वो इकाई एक ही बार हो। दूसरा, उसमें ऐसी कोई इकाई ना हो जो इस जनसंख्या के बाहर हो। अर्थात कभी कभी सैंपलिंग फ्रेम में हम उन चीजों को भी कंसीडर कर लेते हैं, उदाहरण के तौर पर कि जैसे कि हम अपने जो हमने सैंपलिंग फ्रेम बनाया उसमें सेयस जेम बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट तो लिया, लेकिन सेयस जेम का ना करके हमने झांसी यूनिवर्सिटी का या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का या लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट ले लिया, तो फिर वो एक अच्छा सैंपलिंग फ्रेम नहीं है, क्योंकि उस सैंपलिंग फ्रेम में एक ऐसी यूनिट्स भी है जो हमारी हमारी जो स्टडी पॉपुलेशन उसका पार्ट नहीं है। तो एक अच्छा सैंपलिंग फ्रेम वो है जिसमें वही यूनिट्स हों जो स्टडी पॉपुलेशन से बिलोंग करती हों, उतनी ही यूनिट्स हों जो प्रेजेंट में अवेलेबल हों, उतनी ही यूनिट्स, वही यूनिट्स हों जो इंटरेस्टेड हों, वही यूनिट, सारी यूनिट्स हायरार्किकली अरेंज हो। तो इस तरह का जो सैंपलिंग फ्रेम होता है वो सैंपलिंग फ्रेम एक आइडियल या गुड सैंपलिंग फ्रेम माना जाता है। और जब एक आप अच्छा सैंपलिंग फ्रेम डिजाइन कर लेते हैं तो आपके एक अच्छे सैंपल के सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। अब जब सैंपलिंग फ्रेम डिजाइन हो जाता है तो सैंपलिंग फ्रेम से हमको रिसर्चर को क्या मिल जाता है, उसको पॉपुलेशन साइज मिल जाता है, अर्थात उसको कैपिटल एन मिल जाता है, और इसी कैपिटल एन के बिहाफ पर ही हम जो एप्रोप्रिएट सैंपल साइज है या उसका जो प्रोपोर्शन है या उसका आकार है उसका हम निर्धारण करते हैं। अब कितनी बड़ी जनसंख्या है और उसके सापेक्ष हमें कितना बड़ा सैंपल अच्छा माना जाएगा, इसका डिटर्मिनेशन करने की अपनी एक सांख्यिकी है, मैथमेटिकल है। और प्रेजेंट टाइम में तो बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम भी हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनके द्वारा हम सैंपल साइज का डिटर्मिनेशन करते हैं। लेकिन हम सैंपल साइज कैसे निर्धारित करते हैं, उसका क्या साइंटिफिक प्रोसीजर है, ये अपने आप में एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है या एक अलग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर सैंपलिंग प्लान में देखा कि जैसे ही हमको सैंपलिंग फ्रेम मिलता है, हमें क्या निर्धारित करना होता है, हमें सैंपल साइज का डिटर्मिनेशन करना होता है। हाँ, सैंपल साइज के डिटर्मिनेशन के लिए हम पावर एनालिसिस, जैसे एक टूल कंस्ट्रक्शन में हम आइटम एनालिसिस नामक प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे प्रेजेंट टाइम में एक पावर एनालिसिस नामक एक स्ट्रेटजी या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम सैंपल साइज का या एक एप्रोप्रिएट सैंपल साइज का डिटर्मिनेशन करते हैं। मैनुअली भी वो चीज किया जा सकता है, आज आईसीटी के द्वारा या तमाम कंप्यूटर प्रोग्राम्स की हेल्प से भी हम प्रतिदर्श के आकार का निर्धारण करते हैं। खैर, जब हमने प्रतिदर्श के आकार की बात की तो यहाँ पर मीनिंग कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सैंपल साइज का मतलब क्या होता है। तो सैंपल साइज का मतलब क्या है? सैंपल साइज का मतलब है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सैंपल। सैंपल साइज का मतलब है
total number of units in a sample। अर्थात किसी भी प्रतिदर्श में इकाइयों की जो कुल संख्या होती है उस कुल संख्या को ही हम सैंपल साइज कहते हैं और इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन का साइज जो होता है वो कैपिटल N यानी ग्रीक में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि सैंपल का जो साइज है स्मॉल n अर्थात लैटिन में रिप्रेजेंट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम CSJM यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की बात करें कि मान लीजिए वहां पर 15,000 स्टूडेंट्स थे, टोटल हमारा जो सैम्पलिंग फ्रेम डिजाइन किया उस सैम्पलिंग फ्रेम में कैपिटल N जो हमको मिला वो हमको 15,000 मिला। तो अब हमारा स्मॉल n क्या होगा, कोई कहे 500 ले ले, कोई कहते हैं कि भाई 30% ऑफ पॉपुलेशन, कोई कहेगा नहीं 20%, कोई कहेगा 35%। तो ये क्या परसेंटेज होता है, या 50% पॉपुलेशन का सैंपल अच्छा माना जाता है, या 20% या 10%। तो इस एक अलग विषय पर इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमने मान लिया कि हमारा जो सैंपल साइज है वो है 800। तो कैपिटल N 15,000 है जबकि स्मॉल n 800 है, अर्थात हमारी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 15,000 है लेकिन सैंपल हमारा 800 है। हमने सैंपल साइज अभी डिसाइड कर लिया कि हमें 800 का सैंपल साइज चाहिए। अभी 800 कहां से आए ये हम बाद में समझेंगे। तो ये 800 लोग क्या है, हमारा सैंपल साइज है, अर्थात किसी भी सैंपल में जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स होती हैं या जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं उन्हें ही हम सैंपल साइज कहते हैं। अब सैंपल साइज के बाद एक चीज आती है सैंपल स्कीम। अब जब सैंपल साइज हमने एज्यूम कर लिया या कैलकुलेट कर लिया होगा या उसकी फोरकास्टिंग कर ली रिसर्चर ने पावर एनालिसिस के थ्रू या तमाम और साधनों के द्वारा, तो फिर अब वो क्या करता है, सैंपलिंग स्कीम की बात करता है, सैंपलिंग स्कीम डिसाइड करता है। सैंपलिंग स्कीम क्या है, सैंपलिंग स्कीम है मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स फ्रॉम द सैंपल फ्रेम। अब वो क्या करता है, क्योंकि उसके पास सैंपल फ्रेम बना है नहीं, उसके पास लिस्ट है और उस लिस्ट से अब वो इकाइयों को चुनता है अर्थात उन्हीं अपनी सैंपल यूनिट्स को फिर से सेलेक्ट करेगा। तो अब अगर हमसे यहां पर पूछा जाए कि सैंपलिंग फ्रेम क्या है, या सॉरी सैंपलिंग स्कीम क्या होती है, तीसरा जो टर्म यहां पर पूछा जाता है, चौथा टर्म वो है सैंपलिंग स्कीम। तो सैंपलिंग स्कीम को हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग स्कीम है मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स फ्रॉम सैंपलिंग फ्रेम। यानी किसी भी सैंपलिंग फ्रेम से सैंपलिंग यूनिट्स को सेलेक्ट करने का जो तरीका होता है या जो विधि होती है उस विधि को ही हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग स्कीम कहते हैं। और ये स्कीम दो तरह से, दो लॉ पर बेस्ड होती है, दो लॉ पर बेस्ड होती है। एक तो ये बेस्ड होती है लॉ ऑफ चांस पर और दूसरा बेस्ड होती है ये लॉ ऑफ इंटरेस्ट पर, अर्थात प्रायिकता के सिद्धांत पर या फिर रुचि के सिद्धांत पर। ये ही दो स्कीम, यानी हमारी जो सैंपलिंग स्कीम होती है वो दो ही होती हैं, या तो लॉ ऑफ चांस यानी जिसे हम रैंडम कहते हैं, और या फिर लॉ ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम कन्वीनियंट कहते हैं या सुविधापूर्वक कहते हैं। अब जब सैंपलिंग स्कीम डिसाइड हो जाती है तो अगर उसी के आधार पर ही रिसर्चर क्या करता है, अपनी सैंपलिंग टेक्निक्स को चुनता है। अगर उसकी सैंपलिंग स्कीम लॉ ऑफ चांस पर बेस्ड है, अगर उसकी सैंपलिंग टेक्निक्स लॉ ऑफ चांस पर बेस्ड है तो वो क्या करता है, यहाँ पर वहां पर वो इस्तेमाल करता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या इस्तेमाल करेगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अगर उसकी सैंपलिंग स्कीम क्या लॉ ऑफ इंटरेस्ट पर है तो वो क्या करता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग स्कीम, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इस्तेमाल करता है।
तो सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है? सैम्पलिंग टेक्निक सैम्पलिंग स्कीम का पार्ट है। चूंकि हम इसको टेक्निक्स कहते हैं क्योंकि ये जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, ये सांख्यिकी पर आधारित है, मैथमेटिकल टेक्निक्स है, ये साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं। तो ये प्रोसीजर्स या तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते हैं या प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर बेस्ड होते हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर बेस्ड होते तो फिर उसमें से कोई पर्टिकुलर बहुत सारे कि वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या क्लस्टर सैम्पलिंग या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इस्तेमाल करता है। और अगर वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो वो परपोजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, सैचुरेशन सैम्पलिंग, तमाम तरह की दूसरी सैम्पलिंग्स को इस्तेमाल करता है। और जब ये हम सैम्पलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं और तब हमें जाकर के सैंपल मिलता है। तो गाइस इसमें से जितने भी कॉन्सेप्ट लिखे हैं उस लगभग आपको समझ में आ गए हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स का मतलब है कि सुटेबल एंड फिट यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब है लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स। फिर सैंपल साइज का मतलब है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सैंपल is denoted small n, and sampling frame is a list of sampling is derived the capital N। सैम्पलिंग फ्रेम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक अच्छा सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, समझिएगा, ध्यान रखिएगा। सैम्पलिंग स्कीम क्या होती है? किसी भी सैम्पलिंग फ्रेम से सैम्पलिंग यूनिट्स को चुनने का जो तरीका या जो मेथड होता है उसे ही हम सैम्पलिंग स्कीम कहते हैं। और सैम्पलिंग स्कीम दो ही बेस्ड होती हैं, लॉ ऑफ चांस एंड लॉ ऑफ इंटरेस्ट पर। लॉ ऑफ चांस पर जो बेस्ड होती है वो प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स कह रहा है। अब अगर हमसे पूछा जाए सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है, तो सैम्पलिंग टेक्निक्स इज द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर टू सेलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम। तो अब अगर वो लॉ ऑफ चांस पर बेस्ड होगा तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगा, और अगर वो लॉ ऑफ इंटरेस्ट पर बेस्ड होगा तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगा, या इसी को हम रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। और फिर इसके माध्यम से ही रिसर्चर को एक सैंपल साइज, एक सैंपल मिलेगा जितना उसने यहाँ पर डिजायर की थी या जितना उसने यहाँ पर अपना प्लान किया था। यहाँ पर हम दोबारा भी चर्चा करेंगे जब हम सैम्पलिंग टेक्निक्स के टाइप्स के बारे में या उनका क्लासिफिकेशन लेंगे, लेकिन अभी हमने केवल ये जाना कि सैम्पलिंग प्लान क्या होता है। क्या अचानक से एक रिसर्चर को सैंपल मिल जाता है, सीधे पॉपुलेशन से सैंपल मिल जाता है, या इसके बीच में भी कुछ सारी चीजें काम करती हैं, तो उसमें से कुछ चीजें काम करती हैं। अब इसके साथ साथ कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पर यूज्ड होते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर उनका जिक्र नहीं हुआ, तो जरा हम उन कॉन्सेप्ट की भी चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सैंपल साइज क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होता है, सैम्पलिंग स्कीम क्या होती है, और सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े। जैसे अब इसमें से कुछ मेजर चीजें, जैसे हमने यहाँ पर सैंपल साइज की बात की, सैंपल साइज की बात की यानी स्मॉल एन की बात हुई। फिर हम लोगों ने सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में बात की, सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बात की, सैम्पलिंग यूनिट्स के बारे में भी बात की और यूनिट के बारे में बात की, सैम्पलिंग स्कीम के बारे में बात की। अब एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाए सैंपल यूनिट क्या होता है, फिर एक चीज और यहाँ पर पूछी जाती है रिस्पांस रेट क्या होता है, फिर और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे यहां पर हमसे पूछा जाए सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग बायस, ये भी बहुत पूछा जाता है। फिर यहां पर हमसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड एरर, ये
ये भी काफी इसी से संबंधित टर्म है। फिर एक यहाँ पर पूछा जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जरा हम इन सभी कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ तक के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम जरा जैसे यहाँ पर सैंपल यूनिट्स की चर्चा करते हैं। तो सैंपल यूनिट का जो संबंध है वो है सैंपल साइज से। किसी भी सैंपल में जितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि हमारा सैंपल एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने 800 बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ एसडीएम यूनिवर्सिटी की बात की थी, तो उसका जो सिंगल यूनिट है यानी जो सैंपल यूनिट होता है, जिस तरह सैंपलिंग यूनिट क्या था, किसी पॉपुलेशन की एक सिंगल यूनिट होती है, तो सैंपल यूनिट क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ सैंपल, या जो इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल किसी सैंपल का है उसको ही हम सैंपल यूनिट कहेंगे। तो जैसे अगर 800 विद्यार्थी हैं या 800 बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर 800 में का जो एक सिंगल विद्यार्थी होगा उसे हम सैंपल यूनिट्स कहेंगे। दूसरा, जैसे यहाँ पर सैंपलिंग यूनिट की बात की गई थी या सैंपलिंग यूनिट्स की बात की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सैंपलिंग यूनिट है और सैंपल यूनिट है वो देखने में एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग है। यहां पर क्या है, अंतर है। सैंपल यूनिट और सैंपलिंग यूनिट में फर्क है। सैंपल यूनिट का मतलब है कि सिंगल या इंडिविजुअल यूनिट ऑफ सैंपल, और जहां पर सैंपलिंग यूनिट होगी वहां पर क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ पॉपुलेशन है। अब जो दूसरे टर्म यहां पर हमने इस्तेमाल किया है वो है रिस्पांस रेट, अनुक्रिया दर। रिस्पांस रेट या इसी को हम लोग रिटर्न रेट भी कहते हैं, कई और नाम भी जाने जाता है, या इसी को कंप्लीशन रेट भी कहा जाता है। कई अल्टरनेटिव नेम है इस कॉन्सेप्ट के। सबसे पॉपुलर रिस्पांस रेट है, लेकिन इसके अलावा भी और नाम है। रिटर्न रेट या कंप्लीशन रेट की बात की जाती है। होता क्या है कि जब हमने एक सैंपल साइज सेलेक्ट कर लिया तो सैंपल में तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन जब एक्चुअल में हम डेटा कलेक्शन करते हैं या एक्चुअल में रिस्पांस रिकॉर्ड करते हैं अपने पार्टिसिपेंट से, अपने सब्जेक्ट से, तो उस समय कुछ लोग क्या कर देते हैं, रिस्पांस नहीं करते, अब्सेंट हो जाते हैं या उस समय अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। तो उस समय क्या होता है, यानी जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन होता है वो कम हो जाता है। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए कि एक रिसर्चर ने 800 बीएड स्टूडेंट्स का जो है सैंपल सेलेक्ट कर लिया। अब 800 बीएड स्टूडेंट्स को उसने क्या किया, 800 क्वेश्चन भेजी या दी। अब उसमें से लगभग जो है वो केवल 500 स्टूडेंट्स ने ही क्वेश्चन भरने के बाद उसको रिटर्न किया, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिटर्न रेट कहते हैं। तो केवल 500 विद्यार्थियों ने एक्चुअल में रिटर्न किया, तो वो जो परसेंटेज है पार्टिसिपेंट्स का या जो सैंपल का एक्चुअल में, उसे ही हम रिसर्च में रिस्पांस रेट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें कि सोशल साइंस रिसर्च में जो रिस्पांस रेट होता है वो अगर हमारा एबव 90 है तो अच्छा मानते हैं। तो रिस्पांस रेट क्या है, रिस्पांस रेट एक परसेंटेज है। परसेंटेज क्या है, हम इसको कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ पीपुल, percentage of people who answered the survey. Percentage of people who answered the survey divided by
या हम कह सकते हैं हु पीपुल, नंबर ऑफ पीपुल हु आंसर्ड द सर्वे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपुल, या सैंपल साइज। कहने का तात्पर्य कि पूर्ण प्रतिदर्श में से या किसी भी प्रतिदर्श में से वास्तव में जवाब देने वाले व्यक्तियों का जो प्रतिशत होता है उसे ही हम रिस्पांस रेट या कंप्लीशन रेट या रिटर्न रेट के नाम से कहते हैं। अर्थात उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में शोध कार्य में भाग लिया होता है या पार्टिसिपेट्स किया होता है या रिस्पांस किया होता है, उन व्यक्तियों की संख्या को ही हम रिस्पांस रेट कहते हैं और उसे हम प्रतिशत में मापते हैं। अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें तो रिस्पांस रेट का यानी R जो होता है वो होता है P अपॉन स्मॉल n इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर R का मतलब है रिस्पांस रेट, P का मतलब है पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या सैंपल साइज इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि हमारी जो रिसर्च थी उसमें 500 लोगों ने हमारी जो है वो क्वेश्चनर को वापस किया और टोटल हमारे पास कितने थे 100 लोग 800 लोग थे। हमारा सैंपल साइज क्या था 800 था। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर क्या चीजें निकल करके आती हैं, 48 और 8 दूनी 16, 8 पंच 40, लगभग 62.5% का हमारा रिस्पांस रेट है यहाँ पर। क्लियर? मान लीजिए एक रिसर्च की गई, किसी ने रिसर्च किया, उसका सैंपल साइज क्या था 500 था और उसको 250 लोगों ने एक्चुअल में जवाब दिया, 250 लोग एब्सेंट हो गए। तो क्या हो गया, इसका मतलब है कि उसका जो रिस्पांस रेट है वो 50% है, यानी बहुत पुअर है 50%। सोशल साइंस रिसर्च में हर रिसर्च में अलग अलग रिस्पांस रेट देखा जाता है। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया पर होती है उनका रिस्पांस रेट तो बहुत कम होता है, लेकिन सोशल साइंस में ये कहते हैं कि अगर हमारा 90+ रिस्पांस रेट है तो उसे हम अच्छा मानते हैं। तो रिस्पांस रेट या रिटर्न रेट का मतलब है कि किसी भी शोध में प्रतिदर्श का वो भाग जिसने वास्तव में भाग लिया है। ध्यान रखें, कभी भी रिस्पांस रेट 100% नहीं है। अगर किसी रिसर्चर ने दिखाया कि मेरा रिस्पांस रेट 100% है तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान शोधों में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 800 के 800 लोग आपको जवाब देने के लिए राजी हो जाए या एक्चुअल में आपको जवाब दे दें, क्योंकि हो सकता है कुछ जानबूझ करके और कुछ किसी कारणवश उस दिन उपस्थित हो गए, तो इसलिए आपको उनका रिस्पांस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो आपका रिस्पांस रेट डेफिनेटली कुछ कम होगा। तो रिस्पांस रेट क्या है? रिस्पांस रेट का संबंध सैंपल से है। किसी भी सैंपल के व्यक्तियों की संख्या का वो भाग जो वास्तव में शोध कार्य में भाग लेता है या जो वास्तव में शोध के लिए सूचना उपलब्ध कराता है या अपना योगदान करता है या कंट्रीब्यूट करता है या पार्टिसिपेट्स करता है, व्यक्तियों की उस प्रतिशत संख्या को ही हम रिस्पांस रेट कहते हैं। ध्यान रखें कि रिस्पांस रेट को परसेंटेज में मेजर किया जाता है और परसेंटेज ये अच्छा कम माना जाता है अगर ये 90+ है तब। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है सैम्पलिंग एरर का, फिर इसके बाद है सैम्पलिंग बायस्ड और फिर है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़े से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इनको हम एक तरीके से एक साथ कंसीडर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सब उसी के अंतर्गत आता है। तो अब ये सारे जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं इनको जरा हम कोरिलेटिव फॉर्म में समझेंगे ताकि हमको बार बार इनसे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े हमें। तो आज हम केवल उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन कल देखेंगे। देखिए होता क्या है कि सोशल साइंस रिसर्च में ये सारी चीजें तब काम करती हैं जब हम क्या करते हैं
सैंपल सर्वे करते हैं। तो हम ये जो टॉपिक समझेंगे वो हम पढ़ेंगे इसको सैंपल सर्वे एरर्स के नाम से। सैंपल सर्वे एरर्स जो होती है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है सैंपलिंग एरर, और दूसरी होती है नॉन सैंपलिंग एरर। क्लियर? इस सैंपलिंग नॉन सैंपलिंग एरर को हम और भी नाम से जानते हैं। हम इसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं। अब ये जो सैंपलिंग एरर होती है, ये सैंपलिंग एरर को के फॉर्म में हम यहां पर स्टैंडर्ड एरर भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये सैंपलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर में क्या रिलेशनशिप है ये हम बाद में देखेंगे। सैंपलिंग एरर या स्टैंडर्ड एरर, अब ये स्टैंडर्ड एरर जो होती है या सैंपलिंग एरर होती है, ये दो भागों में बढ़ती है। एक होती है हमारी रैंडम एरर, या इसी को हम लोग कहते हैं अनबायस्ड एरर। और दूसरी होती है हमारी नॉन रैंडम एरर, या इसी को हम कहते हैं बायस्ड एरर। ये कब आती हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं नॉन सैंपलिंग एरर या सिस्टमैटिक एरर, या इसी का एक बहुत पॉपुलर नाम है और भी सैंपलिंग बायस्ड, प्रतिचयन पूर्वाग्रह। अब ये जो एरर होती है ये भी कई तरह की होती है। सबसे पहले इसमें जो होती है वो होती है रिस्पांस एरर, फिर दूसरी होती है नॉन रिस्पांस एरर, फिर है यहां पर कवरेज एरर, फिर इसके अलावा भी है हमारी यहाँ पर चौथी एरर है प्रोसेस एरर या प्रोसेसिंग एरर भी कह सकते हैं, और पांचवा इसी में पार्ट है एनालिटिकल एरर का या एनालिसिस एरर का। तो सैंपलिंग सर्वे एरर या सैंपलिंग एरर्स की जब बात की जाती है तो वो टॉपिक कई फॉर्म में पढ़ा जाता है, और इसी में सैंपलिंग एरर से संबंधित ही हम यहाँ पर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को भी कंसीडर करेंगे। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सैंपलिंग एरर और स्टैंडर्ड एरर एक ही चीज है या फिर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हम अगली क्लास पर ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें से बेसिकली जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको इनका मीनिंग और ये रिसर्च का संबंध किससे जानना है। वैसे ये बहुत पूछा जाता है सैंपलिंग एरर क्या होती है, फिर स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, इसी में सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर जैसे रैंडम एरर क्या होती है, नॉन रैंडम एरर क्या होती है, फिर नॉन सैंपलिंग एरर किसे कहते हैं, या सैंपलिंग बायस्ड क्या होता है, सैंपलिंग बायस्ड और सैंपलिंग एरर में क्या संबंध होता है या क्या अंतर होता है, जैसे कवरेज एरर क्या होती है, रिस्पांस एरर क्या होती है, एनालिसिस एरर क्या होती है। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो गाइस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो हमारा ये रिमेनिंग पार्ट है जो सैंपलिंग सर्वे एरर्स का जो टॉपिक है ये हम कल की क्लास पर कंसीडर करेंगे। तो
आई होप कि आज आपको जो चीजें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी। लेकिन फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस। आप कमेंट बॉक्स पर अपनी क्वेरीज छोड़िए, हम उसको कंसीडर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पर। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट्स जरूर करके हमें रिन्फोर्स करिएगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें। थैंक यू सो मच।